नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जातीय जनगणना का जिन फिर बाहर आ गया है। चिराग पासवान के द्वारा जातीय जनगणना की मांग के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी द्वारा देश भर में जातीय जनगणना की मांग ने राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दिया है। दरअसल इंडिया ब्लॉक लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है और एनडीए में शामिल जो घटक दल हैं वो अभी तक इस विषय पर मौन थे, लेकिन अब लगता है कि क्षेत्रीय संतुलन को साधने और अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से जातीय जनगणना पीएम मोदी और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब केसी त्यागी द्वारा इस मांग के समर्थन के बाद क्या जातीय जनगणना मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बनने जा रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को अहम मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के पास इसकी ठोस काट नहीं थी। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वो 2011 के आंकड़े जारी ही नहीं करेगी और ना ही कहा कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। यही अनिर्णय है। बीजेपी इस मुद्दे पर सिर्फ खामोश रही है। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में जातिगत जनगणना ने अब एक ज्वलंत मुद्दे का आकार ले लिया है। वरना 119 साल में पहली बार दलित समुदाय के सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर क्यों चुना जाता? सियासी मायने में इसे राहुल गांधी के प्रभाव की तरह भी देखा गया है, क्योंकि वो ही इस बात को पुरजोर ढंग से लगातार उठा रहे थे कि नौकरशाही के शीर्ष पदों पर 90% भारतीय समुदाय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। इसीलिए सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। बदलते दौर की सच्चाई तो ये भी है कि अब किसी भी राजनीतिक दल के लिए जातिगत जनगणना से दूर रह पाना संभव नहीं हो सकता। यही वजह है कि अब एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी जातिगत जनगणना को लेकर अजीब सी कसमसाहट देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के जातिगत जनगणना को राष्ट्रव्यापी लागू करने की मांग के बीच ही अब जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर डाला। इधर भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जातिगत जनगणना भी मोदी जी कराएंगे। कांग्रेस सत्ता में रहने के बाद भी जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं कर सकी। 4 बार सपा सरकार भी रही, जातिगत जनगणना नहीं करा पाई। इससे बेहतर तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थी, जिन्होंने किसी तरह से जातिगत जनगणना करवा दी। जाहिर है अब बीजेपी पर अपने सहयोगियों की तरफ से भी ज्यादा दबाव पड़ने लगा है। इधर कंगना रनौत के जनगणना वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, बीजेपी में इतना सन्नाटा क्यों है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं? जैसा कि आपकी सांसद कंगना रनौत जी कह रही हैं, अपना मत और मंशा साफ कीजिए। जातिगत जनगणना हाँ या ना? इससे पहले सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी बिल्कुल जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत जी ने ये साफ कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है? इधर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है जहां हर दल जाति जनगणना की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा, मैंने तो पहले ही बोला था कि बीजेपी भी इसी रास्ते पर चलेगी। एक दिन खुद ही जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। जाहिर है गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां, धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदरी केरी जैसी ही स्थिति जातिगत जनगणना को लेकर हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की हो गई है। विरोध और समर्थन अपने अपने सुविधा अनुसार किया जाता है, लेकिन इतना तो तय दिख रहा है कि ये मांग अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता में शामिल दल भी करने लगे हैं। तो दर्द और मर्म दोनों ही समझ में आ रहा है। मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का मकसद
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जातीय जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जातीय जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जातीय जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी। वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब है। तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। चलिए, जातीय जनगणना एक ऐसा विषय, एक ऐसा मुद्दा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसको लेकर सियासी लड़ाई जो है वो लगता है कभी थम नहीं पाएगी। क्यों नहीं थम पाएगी? क्योंकि सब एक मत तो है नहीं। यदि एक ने उस बात को उठाया है तो दूसरे को विरोध करना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो लोग विरोध में हैं इसके, उन्हीं के साथ जो घटक दल हैं, उनके जो सहयोगी हैं फिलहाल, वो भी कहीं ना कहीं जाके इसका समर्थन कर रहे हैं कि होना चाहिए। और सबसे बड़े कहना चाहिए जिनकी वजह से महत्वपूर्ण एक सरकार बनी, जनता दल यूनाइटेड की यदि मैं बात करूं तो नीतीश जी तो खुद वो चेहरा रहे हैं जिन्होंने बिहार में तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराया। वो तो सबसे पहले इसके पक्ष में थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को देखिए, और जिस तरह से अमित शाह को अभी सुना, वो ये कहते हैं कि जब हमें डिक्लेयर करना होगा हम कर देंगे, कैसे होगी, क्या होगी, लेकिन इस वक्त पे मना नहीं कर रहे हैं। पहले कुछ और बातें थी, अब उस चीज को बिल्कुल क्लियरिटी से साफ मना भी नहीं कर रहे हैं। मतलब करवाना भी नहीं चाहते हैं और मना भी नहीं कर रहे हैं। बीच की कहानी है। क्यों है? क्योंकि इलेक्शन है और उनको पता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से दिक्कत होगी। लेकिन ये होगी नहीं होगी, और साथ वाले भी यदि कह रहे हैं तो फिर समस्या क्या है? चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे जगनारायण सिंह यादव। जगनारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे दारा सिंह। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एलजेपी का पक्ष रखेंगे प्रमोद पासवान। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? स्क्रीन को ठीक करिए, आपका फोटो नहीं आ रहा है। सर, मैं तो आपको देख पा रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद सबको देख पाएंगे। आप आपको हम नहीं देख पा रहे हैं। देखेंगे सर, देखेंगे। मेरी टेक्निकल टीम ऐसा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, हो जाएगा कि आप मुझे भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रमाकांत जी, पहुंच रही है। हाँ, रमाकांत जी, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना चाह रही है कि नहीं चाह रही है? मैं इसलिए ये सवाल बहुत एक लाइन में बोलकर छोड़ रही हूं क्योंकि अमित शाह जी को जिस तरीके से मैंने सुना, वो क्लियरिटी नहीं है, और आपके कुछ सहयोगी ऐसे हैं जो भी इसके लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है। देखिए, जिस तरह से हम में जो बैठे पार्टियां हैं,
हो या अखिलेश जी हो, मतलब क्या शोर मचाए हुए हैं उन्होंने। मुझे नहीं लगता जो कि इस तरह का शोर मचाना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हमारी स्टैंड क्या है? एक सेकेंड, ये स्क्रीन पर एक स्वदेश यूजिंग डिवाइस वाला हटवाइए, काला सब दिखाई नहीं दे रहा मिश्रा जी का चेहरा। राखी जी मैं बात कंटिन्यू कर। हाँ रमाकांत जी आप बोलिए। दरअसल जगनारायण जी सबको देखना चाहते हैं, कोई उनको दिखेगा नहीं तो मुझे लग रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सर हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी चर्चा शुरू हुई है, कुछ देर में आपको सब लोग दिखेंगे। हाँ राखी जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर। तो जिस तरह के कॉन्सेप्ट है, आप हमारा स्टैंड ही जानना चाहते हैं। हमने कभी भी, आप देखेंगे क्योंकि हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। आप देखेंगे बिहार के अंदर में हमने सपोर्ट किया, 26/6/2024 को हमने तमिलनाडु के अंदर में जो प्रस्ताव आया था उसको सपोर्ट किया हमने। तो हमारा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल अपने आप को एक पेश करने का, जनता के सामने एक आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मैं 2-3 चीज यहां पर आपको जिक्र करूंगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने हलवा सेरेमनी के अंदर में वो जाति ढूंढने लगे। अब बहुत ये चीज जो मैं आपको बात कह रहा हूं, ये बहुत ही पॉइंटेबल बात है। हलवा सेरेमनी में ये जाति ढूंढने लगे, मिस इंडिया में जाति ढूंढने लगे। अब देखिए, अब ये कुछ दिन के बाद अब क्या कहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी जाति होनी चाहिए, क्रिकेट में होनी चाहिए, फुटबॉल में होनी चाहिए, रेसलिंग में होनी चाहिए, हॉकी में होनी चाहिए। ये क्या है? ये मजाक नहीं तो है क्या? ये आप जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे जो छुपी राजनीति है, यही तो समझना है। आप शोर इसलिए मचा रहे हैं, जो कि आप कह रहे हैं इस विषय को हम आगे लाएं। लेकिन मुझे लगता है जो कि जनता इस सब चीज को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देख रहे हैं। अब हम कहेंगे जो कि हम, जैसे अमित शाह जी ने कहा है, बिल्कुल जब हमको करवाना होगा हम पूरी तरह से उसकी प्रोजेक्शन आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये हो हल्ला किस चीज के लिए? आप सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं राखी जी, लेकिन बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में जगह नहीं है। ये आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। 2024 के मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा, इन्होंने कहा था बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में जगह नहीं है, और आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो आप क्या इस देश को क्या दूसरे विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 1947 में इस देश की जनता एक विभाजन देख चुकी है, लेकिन दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं है। आप देश को जाति में बांटना चाहते हैं। अब एक चीज बताइए, यहां पर आप हिंदू की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के अंदर में भी जातिगत जनगणना हो, क्योंकि उसमें भी पिछड़े लोग हैं, लेकिन आप उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? देखिए रमाकांत जी, जातिगत जनगणना का मतलब जो है वो एक लाइन में बहुत स्पष्ट है, जिसकी मांग की जा रही है कि जो पिछड़े दलित हैं सब क्लियरिटी के साथ सामने आना चाहिए, तो ताकि उनका आने वाले समय में विकास हो और जो भी योजनाएं हो सकती हैं उसका सबको फायदा मिले। तो पर्टिकुलर उन चीजों के लिए जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है उसमें तो सभी आएंगे ना। कहां ऐसा मेंशन है कि इनको नहीं रखेंगे या उनको नहीं रखेंगे? मैं नहीं, अभी तक जो इन्होंने बात करी है, राहुल गांधी जी ने अभी तक जो बात की है, मैं वही चीज कहना चाहता हूं, उसी चीज को कोट करके आगे लाना चाहता हूं। मैंने कहा जो कि ये हिंदू में ओबीसी ढूंढ रहे हैं, एससी ढूंढ रहे हैं, एसटी ढूंढ रहे हैं। आज समाज के अंदर में मुस्लिम भी दूसरे संख्या, इस देश के अंदर में दूसरी बड़ी जनसंख्या के साथ वो हैं इस देश के अंदर में, लेकिन आज आप उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो वोट बैंक बिगड़ जाएगा। ठीक है, आप उसकी भी बात करिए, भी बात करिए। रमाकांत जी ठीक है, 1 मिनट, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी जल्दी से। राजेश जी इसकी क्लियरिटी आप दे दीजिए कि ये, मुझे लगता है जहां तक जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो देश की जातिगत जनगणना है ना, तो जितने लोग होंगे सबके लिए इंप्लीमेंट होगा। यहाँ कोई ऐसी बात है या कांग्रेस का कोई ऐसा इंटेंशन है? रमाकांत जी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं, तो पहले तो इसकी क्लियरिटी हो जाए। देखिए राखी जी, रमाकांत जी भ्रम पैदा कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो कि देश में नेता प्रतिपक्ष हैं और लोकप्रिय नेता के रूप में दिन प्रतिदिन उभर रहे हैं और उभरे हुए हैं,
उनका यह मानना है कि सामाजिक न्याय के लिए एक एक्सरे जातीय जनगणना का होना आवश्यक है, जिसमें हमें जो पॉलिसी वह 90% लोग, चाहे वो किसान वर्ग से हों, चाहे वो मजदूर वर्ग के हों, चाहे वो हुनरमंद लोग हों, या समाज के तमाम क्षेत्रों से जुड़े लोग हों, या जाति वर्ग में भी आप देखें तो तमाम समूहों से जो जुड़े लोग हैं, वो जो आज वर्तमान भारतीय परिवेश में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, और जो गत 10 वर्षों में मोदी सरकार में और वर्तमान एनडीए सरकार में जो सरकारी योजनाएं बन रही हैं, वो घूम फिर करके केवल 10% लोगों तक पहुंच रही हैं, और 90% लोग सरकारी योजनाओं से वंचित होते जा रहे हैं। तो उस सामाजिक न्याय के ध्येय से इनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि हमारे लिए यह एक एक्सरे करना अति आवश्यक है, जो जातीय जनगणना के माध्यम से और इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे के माध्यम से और जो संस्थागत सर्वे है उसके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे 90% लोग और किसान वर्ग से जुड़े लोग, मजदूर वर्ग से जुड़े लोग, हुनरमंद लोग, पढ़े लिखे, शिक्षित, बेरोजगार और तमाम, वो चाहे ओबीसी के वही, आप देखिए अभी उन्होंने प्रयागराज में स्पष्ट किया कि सरकार का ये कहना रहता है कि हम जाति जनगणना करेंगे तो एक कॉलम ओबीसी का होगा, उसमें रख लेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि केवल ओबीसी कॉलम बना देने से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ओबीसी में भी तमाम समूहों के लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, उनको भी आप चिन्हित करें और ये देखें कि विगत वर्षों में इनको क्या अवसर मिला, और यदि नहीं मिला तो क्या कारण रहा, और आगे चल करके किस तरह से पॉलिसी बने कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको भी अवसर मिले। जो हमारा ये भारतीय संविधान है, जिसकी मूल अवधारणा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, जो समता मूलक सिद्धांत के आधार पर एक जो है व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के बराबरी का जो दर्जा देते हुए संविधान ने मौलिक अधिकारों से आच्छादित किया है, उसमें जो गैर बराबरी की अनुभूति हो रही है और जो दिन प्रतिदिन गैर बराबरी आती जा रही है, उसको दूर करने के ध्येय से आदरणीय राहुल गांधी जी का यह स्पष्ट मत है कि हमें जाति जनगणना कराना ही पड़ेगा। और उनका यह मानना है कि 2024 में जनता ने अपना आदेश सुना दिया है। इसके बाद भी यह जो सरकार में बैठे लोग हैं, आज एनडीए सरकार के लोग हैं, उससे भाग रहे हैं। ठीक है। अभी आपने चर्चा किया लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो है पासवान जी का, या एनडीए के घटक दल जो जेडीयू के हैं, उनकी आपने बात किया, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि आप एक साथ जो जाति जनगणना के पक्षधर भी बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना की मांग करने वाले को विभाजनकारी शब्दों से प्रयोग करके या तोहमत देने वाली जो भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना की विरोधी पार्टी है, उसके साथ बैठ करके आप मलाई भी खाना चाहते हैं। ये दोनों नहीं हो पाएगा, इसलिए कि एक साथ आप 3 काम करना चाह रहे हैं। आप हंसना भी चाह रहे हैं, ठहाका भी लगाना चाह रहे हैं और गाल भी फुलाना चाह रहे हैं। तो भारतीय नीति ये कहती है कि एक साथ ये तीनों काम नहीं हो सकते। यहाँ तो आप भारतीय जनता पार्टी जो जाति जनगणना की विरोधी है, उसके साथ रह करके सत्ता की मलाई, लेकिन राजेश जी मना कहाँ कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये अब तक नहीं कहा है कि वो भारतीय जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। अमित शाह जी के बयान को सुनिए, समझिए। राखी जी, अभी आपने योगी जी को सुना, उन्होंने कहा कि यह जो है जाति जनगणना की बात करने वाले लोग ये विभाजन कर रहे हैं और बटोगे तो कटोगे। ये एक तरफ चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते कानून व्यवस्था का दायित्व उनके ऊपर है, और दूसरी तरफ वो 18 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जनमानस को भय पैदा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चलिए।
दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? ठीक है राजेश जी, बीच में रोक रही हूँ, चलिए एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी जल्दी से, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जगनारायण जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी पहुंच रही है। सबको देख पा रहे हैं सर अब आप? हेलो जगनारायण जी, सब लोगों को देख पा रहे हैं अब आप? भाई, आपका डिवाइस का रिकॉर्डिंग उसी स्क्रीन पर आ गया, क्या दिखाई देगा? आधे लोगों का चेहरे नहीं है, स्क्रीन का डिवाइस जो हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग का, चलिए उसका फोटो जो रिकॉर्ड कर रहा है उसी का दिखा रहा है कि यूजिंग ठीक है। डिवाइस दैट कुड रिकॉर्ड और कोई बात ब्रॉडकास्ट नहीं, दिस कॉल। कोई- हटवाइए इसको, काला वाला को। खैर, कोई बात नहीं, हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। ठीक है, उसको करवाते हैं। आपकी आवाज टेक्निकल टीम तक पहुंच रही है, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे ये बताइए कि जातिगत जनगणना नीतीश जी जिस तरीके से लेकर आए, उसको इम्प्लीमेंट भी करा दिया, ठीक है। अब आप तो क्योंकि सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के और वो इसके विरोध में है, लगातार जो बयानबाजी है, कांग्रेस ऑलरेडी कह रही है, अभी आपने खुद ही सुन लिया, मुझे बहुत डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को एक तरफ तो आप साथ भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप जनगणना का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए राखी जी, एक आपको हिस्ट्री का बात बता करके तब इन दोनों लोगों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, हम पहले में पढ़ते थे, संयोग से उसी समय मंडल कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था, तो हम लोग जेएनयू में एक उसका प्रस्तावना बनाए थे, जैसे प्रियम्बुल हम कहते थे। तो मंडल कमीशन इज नथिंग बट ए ट्रायल ऑफ ए घोस्ट इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री of the historic juncture, when all historic contradictions converge together and later form what we Mandal supporter call ruptural unity of temporal society. ये मिश्रा जी और दुबे जी दोनों लोग जो बोल रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं इनके बोलने में कोई खास अंतर है। दुबे जी किसान जो चरण सिंह बोलते थे, छोटे राम बोलते थे, ये सब सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारी पार्टी, हम लोहिया जयप्रकाश के लिगेसी के लोग हैं, हम लोग गांधी के लोग हैं, और डॉक्टर लोहिया ने जो प्रोपोजिशन दिया, जो प्रस्तावना दिया कि भाई इस देश में जाति का शोषण आर्थिक शोषण से बड़ा शोषण है। दुबे जी बोल रहे हैं कि भाई ये गरीबी बढ़ रही है, ये इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इनकी सरकार ने इस देश में जो आज के जमाने में लिबरल मेरिटोक्रेटिक कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का कंसेप्ट WTO में जाने का सारा यही लोग लाए हैं। तो हंस करके मुंह फुला रहे कांग्रेसी लोग। और मनमोहन सिंह की सरकार में मुलायम सिंह लालू ने दबाव बनाकर शरद जी ने तय कराया था कि जाति का जनगणना होगा। पता नहीं किस दबाव में फिर वो जनगणना ये लोग नहीं कराए। और कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग तो अभी अस्पष्ट नहीं है। इन लोगों का प्रॉब्लम है आधुनिक बने बिना मध्ययुगीन न रहे। ये लोग आधुनिक भी नहीं बने हैं, न मध्ययुगीन बने हैं। यहाँ ये मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मुसलमान का गिनती नहीं होगा। जब जातियां हैं मुसलमान में, उसमें जोलहा है, धुनिया है, मुकेरी है, सारी जातियां हैं, तो बिहार में तो उनका भी गिनती अलग हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल हमारा मोर्चा का सवाल, हमारा मर्जर नहीं है राखी जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल का मर्जर नहीं है, समझौता है। क्योंकि दूसरे तरफ ये जो जैसे लोग खड़े थे इंडिया में और जिस तरह के लोग काम कर रहे थे, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से समझौता है, हम मर्जर नहीं किए हुए हैं। और हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हुआ था दिल्ली में 29 जून को, उसमें हमने सारे प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। इन बिंदुओं पर हमारी सारी ये मांग है। एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि मांग से सरकार गिरने और न गिरने का अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग 53 से बाबा काका कालेलकर आयोग जब रिपोर्ट आया, उस जमाने से मांग कर रहे थे आरक्षण का लागू करने के लिए, वो भी सीखा। लेकिन कब लागू हुआ? लागू हुआ 91 में, 92 में। तो मांग क्या है कि एक सिस्टम में इनपुट होता है, और जब मांग लागू होता है राखी जी, दैट हैज बिकम आउटपुट, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ आउटपुट इनपुट, दैट्स कॉल्ड फीडबैक। तो सोसाइटी जब तक है, मांग रहेगा, चलते रहेगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं कि तुरंत जो है मांग नहीं पूरा हुआ तो बीजेपी से अलग होकर सरकार गिरा दिया जाए कि लोग रसगुल्ला छीलने लगे। ये लोग तो 40 साल छील के रखे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के दुबे जी और मिश्रा जी दोनों वो जो गोल मटोल बात बोल रहे हैं,
हम लोहिया के लोग हैं, हम जयप्रकाश के लोग हैं, हम कुजात गांधीवादी हैं और हम लोगों ने फॉर्म डिसीजन लिया है कि हम इस मांग को कंटिन्यू करेंगे, विशेष राज्य के दर्जा को कंटिन्यू करेंगे और हम इस देश में लोगों के पब्लिक ओपिनियन तैयार करेंगे। और हमने जो जनगणना कराया है तो ये एजेंडा खुला है। इस देश में जब एजेंडा खुला है तो पूरे देश में माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो रास्ते चुने गए हैं, उस पर कांग्रेस के लोग सारे लोग आकर के वही नारा बना रहे हैं। ये तो हमारी जीत है कि हम लोगों ने जो काम शुरू किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी आत्मा, जो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बाइफर्केशन होना चाहिए। अब ये आरक्षण विरोधी लोग दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए, मेरी राय है, लेकिन वर्गीकरण होगा तो कैसे? तो बिना जाति जनगणना के वर्गीकरण भी करना कठिन है। इन्होंने रोहिणी आयोग बनाया था मिश्रा जी के पार्टी ने, उसने रिपोर्ट भी सबमिट किया। आज तक उन्होंने नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, रिपोर्ट अभी धूल चाट रहा है। तो मेरा कहना है कि हम लोहिया के लोग, कर्पूरी के लोग और नीतीश कुमार के लोग इस बात में एडमेंट है कि हम इस देश के लोगों को इकट्ठा करेंगे, गोलबंद करेंगे, इनको ताकत दे करके, और इस देश में जो जाति का शोषण है उस शोषण के खिलाफ जाति गणना करा करके जो लोग वंचित है, हमारी सरकार ने यहाँ महादलित का कंसेप्ट भी चलाया था। ठीक है, वर्गीकरण की बात नहीं है। हमने कहा कि महादलित जो मुसहर के लोग हैं, डोम के लोग हैं, मेस्तर के लोग हैं जो हमारे बिहार में, उनको हमने विशेष सुविधा दिया, उनको इंदिरा आवास में ज्यादा प्राथमिकता दिया, ठीक है, उनको कोचिंग और ट्यूशन के लिए दिया। तो हमारी सरकार इस कदम को आगे बढ़ाई है और नीतीश कुमार के एजेंडे पर आज देश में चर्चा हो रही है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और माननीय नीतीश कुमार ठीक है, तरफ से और आप इसको बिहार के जेडीयू इसको कंटिन्यू करेगी, हमारे एजेंडा पर ये आपने कहा। ठीक है, ठीक है, जगनारायण जी रोक रही हूँ। दारा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है? राखी जी, बहुत स्लो आवाज सबकी आ रही है। अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है मगर बहुत स्लो आ रही है, कुछ लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं। ठीक है, यदि मेरा प्रश्न सुन पाए तो प्लीज आंसर कीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, देखिए टेक्निकल इशू हो सकता है। मुझे यहाँ पर जातिगत जनगणना पहली बार नहीं हो रहा कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत जोर शोर से ये बात उठी है और उठी ही रहेगी जब तक ये हो नहीं जाएगा। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे? ना तो साफगोई से मना कर रहे हैं, ना कराने की हिम्मत दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो सहयोगी हैं, जो अपनी लाइन पे अड़े गए, उनको लगता है ये होना चाहिए, हमने किया है तो ये होगा। तो कैसे बात बनेगी? यहां तो मुझे लग रहा है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, जब मैंने एक किताब पढ़ी थी, हमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दी थी, कि आरक्षण की लड़ाई को लेकर जब शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे पहले उसका विरोध किया था। पता नहीं किस किस जानवरों पे गाली भी लिखी गई थी। बहुत सा बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में। तभी से लगता था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के, वो एक तरफ जब चुनाव आता है तो सबको अपना बनाकर वोट लेना चाहती है, सबको हिंदू धर्म में लाती है और सबको डर दिलवाती है कि हिंदू खतरे में। मगर जब उनका हिस्सा देने की बारी आती है, अधिकार देने की बारी आती है, तब उसको जाति विभाजित करके मौन। आपकी आवाज नहीं आ रही है दारा सिंह जी। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हुआ, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। प्रमोद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। प्रमोद जी, आपकी तरफ से भी सब सहमति बनती हुई नजर आ रही। जो स्टेटमेंट है, जो बयान आ रहे हैं, वो तो सब यही दर्शा रहे हैं कि सब आप लोग इसके हित में चले जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो समझाइए ना, है तो सब साथ में, कहां परेशानी है? जातीय जनगणना के लिए तो सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। और दूसरी बात है क्या कि जैसा अभी हमने सुना, इसमें कुछ कट की आवाजें आई, समझ नहीं सका। लेकिन जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय चिराग पासवान जी ने जिस प्रकार से जातीय जनगणना का समर्थन किया है, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए इसको देशव्यापी पे, तो आज के परिवेश में भी जो हमारे समाज में, जिस समाज का हम लोग बिलोंग करते हैं, उस समाज में SC ST OBC। प्रमोद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं। ठीक है, आप दोनों को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मैं समय दूंगी आप लोगों को। आरपी श्रीवास्तव जी, जातिगत जनगणना, मुझे लगता है इस पूरे पैनल में फिलहाल
एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी दिख रही है मुझे यहाँ पे जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान उठा के देख लीजिए, अमित शाह के बयान को देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड देखिए क्लियर था, उनको करना नहीं था। करना होता बहुत चीजें आती, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत क्लियरिटी से ना भी नहीं कर रहे हैं। एक वजह हो सकती है इलेक्शन, लेकिन बाकी लोग तो इसके पक्ष में जा रहे हैं, तो ये कर क्यों नहीं पा रहे और हो भी पाएगा या नहीं? देखिए राखी जी, जहाँ तक जातिगत जनगणना का सवाल है, आप देखिए मुद्दा तब से गर्म हुआ जब बिहार में नीतीश कुमार और जो है तेजस्वी यादव के गठबंधन की सरकार थी। उस समय जातिगत जनगणना का एक जो सर्वेक्षण जो आया, उसके बाद से एक प्रमुख मुद्दा बना। ये बात अलग है कि उस समय जो है पुनः नीतीश कुमार जी फिर एनडीए के साथ हो गए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे विपक्ष ने इसको अपना एक बड़ा मुद्दा बना लिया, और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में, कि ये सारे मुद्दे एक तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को बड़ी जो हम ताकत से उठा रहे हैं। यही नहीं, आप देख रहे होंगे संसद में भी हम सुन रहे थे, राहुल गांधी जातिगत जनगणना के बारे में लगातार उस पर अपना स्टैंड कायम रखे हुए हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो जातिगत जनगणना है और वर्तमान जो सरकार है, उसके लिए क्या मजबूरी हो सकती है। पिछला जो जनगणना हुई थी वो आज तक वो जो पब्लिश नहीं हुई, आर्थिक आधार पर जो आए थे आंकड़े, वो पब्लिश नहीं हो पाए। अब 2025 में जनगणना होने वाली है, और उसके पहले इसको लागू अगर किया जाता है, जातिगत आधार पर, आर्थिक आधार पर जो जनगणना आएगी, उसको लेकर के हमें लगता है कि सरकार को बहुत ही पेशोपेश में होगी, क्योंकि उनके घटक दल हैं जो जैसे चिराग पासवान जी, आप देखें नीतीश कुमार जी, और इनके ये जो जेडीयू और जो है जनता क्या नाम पासवान जी की पार्टी, ये सब क्या है कि अब ये इनके भी स्वर उठने लगे हैं। उसका एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि अब पिछले चुनाव में जिस तरह का मैंडेट आया, वो निश्चित रूप से, जैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला लेके आई और भी बाकी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को अगर मिला करके देखा जाए तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए जातिगत जनगणना बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, अब जैसे अभी अमित शाह जी का बयान आ रहा था हमारे गृह मंत्री का कि हम देखेंगे समय पर किस तरह से लागू करना हम करेंगे, तो कहीं न कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा की तरफ मुड़ने का प्रयास कर रही है। और एक चीज़ और भी आप समझेंगे कि जातिगत जनगणना का उसका कंसेप्ट क्या है, जो हमें लगता है कि हमारे सभी जो पैनलिस्ट इन लोगों ने बताया भी कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं या इनका जो जब तक ये नहीं पता चलेगा कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनका सामाजिक परिवेश क्या है, इनको कितना जो अब तक लाभ मिला है, क्या ये लाभ से वंचित हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए तो एक बात होता है कि अगर देश में इस तरह के आंकड़े हैं कि किस समाज को कितनी ज़रूरत है, तभी जो समग्र विकास हो सकता है। और ये बात सही है कि ये चाहे मैं नहीं ये कहना चाहूँगा कि किसकी क्या राजनीतिक विचारधारा क्या, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर 140 करोड़ जनता की, और उसमें अगर इतने लोग पिछड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं, और हम एक समृद्ध भारत बनाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की जनगणना हमको लगता है कि होने की संभावना है। अब सरकार क्या करती है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब जातिगत जनगणना का सवाल उठा उस समय चुनाव के बीच में, तो निश्चित रूप से हमें लगा कि खिलाफत होती रही है पार्टी की ओर से, लेकिन अब धीरे धीरे चूँकि उनके सहयोगी दल हैं, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और केंद्र में सरकार है एनडीए की, अब वो मिल करके क्या करते हैं तो समय बताएगा। लेकिन यह है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये सरकार के लिए गले की फांस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पेशोपेश की स्थिति जरूर है। बिल्कुल ठीक बात है। रमाकांत जी, अब बात ये है कि ऐसी स्थिति है, इलेक्शन है, करना है, एक डिक्लेरेशन हो सकता है, किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि देखिए हो भी जाता है यदि, तो इतनी जल्दी तो जातिगत जनगणना होने से रही। लेकिन हाँ, मुझे लगता है सब लोगों की सहमति यदि है, जो आपके सहयोगी हैं, विपक्ष को तो एक तरफ रख दीजिए, वो तो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव वे हो जाएगा यदि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दे कि हाँ, हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, इस चीज़ को हम करेंगे और इस दिशा में इन तमाम चीज़ों को करा जाएगा। आपकी जो बातें हो सकती हैं, आप उसमें सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन रखना तो पड़ेगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से सवाल सबसे ज्यादा आप ही के ऊपर खड़े हो रहे हैं। करने वाले जो विपक्षी दल हैं, मुझे लगता है कि उनको भी सोचना चाहिए। हमने कभी भी, हमने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा है, क्योंकि हमने कभी भी इस चीज को अस्वीकार करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया। जी क्या कह रहे हैं?
स्वीकार भी नहीं किया रमाकांत जी। अगर स्वीकार नहीं किया तो आप बिहार के अंदर में जब जातिगत जनगणना हुई तो हमने उनको सपोर्ट किया। उस समय तो हमारे साथ नीतीश जी तो थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सपोर्ट किया। आप तमिलनाडु के अंदर में देख लीजिए कैसे हमने उस प्रस्ताव को, विधानसभा में जब प्रस्ताव लाया गया हमने उसको सपोर्ट किया है। तो आप केवल सामाजिक न्याय की बात करने वाले जो अपने आप को, वो दल केवल उसी के ऊपर में आधारित है। मुझे लगता है जो आज अखिलेश जी या मुलायम जी जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश का उन्होंने किया वो क्या है। आपने देखा होगा जो उदयपुर के चिंतन शिविर के अंदर में, उदयपुर के चिंतन शिविर के अंदर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि इस देश में, जबकि विपक्षी दलों के ये सहयोगी हैं, इस देश के अंदर में दो ही ऐसी पार्टी है जो विचारधारा की बात करती है। वो कौन है? तो भाजपा और कांग्रेस करती है। तो क्या समाजवादी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया? तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये उदयपुर के चिंतन शिविर में उनका ये कथन है। तो मैं कह रहा हूं सामाजिक न्याय की बात अगर करते हैं आप, तो आप सेलेक्टिव मत होइए। आप ये जो मतलब एक सेलेक्टिव अप्रोच जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। जब आप बात करेंगे तो सामाजिक न्याय की, तो मतलब सामाजिक न्याय की बात करें। हम 140 करोड़ जनता की बात कर, जो वहां पर उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हो, उनकी समृद्धि भी हो, उनको समाज के अंदर में उनके जो भागीदारी है वो बढ़ चढ़ करके हो। जो पिछड़े हुए हैं, आज 70 सालों के 78 साल हो गया आपको आजादी का, और कांग्रेस ने 45 से 50 साल तक इस देश के ऊपर में राज किया। तो आप कर क्या रहे थे? आप इससे पहले आप कर क्या रहे थे? आपने तो कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो नीतीश जी को मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर में, जबकि हमारा तो उस समय में उनके साथ कोई कोलैबोरेशन भी नहीं था, वो तो आरजेडी के साथ थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वहां पर कास्ट सेंसस किया और हमने उनको सपोर्ट किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। तो ये सब सारी चीजें देखनी पड़ेगी, जो कि राजनीति कौन कर रहा है, सामाजिक न्याय के पीछे किस तरह की राजनीति हो रही है। यही तो हम कॉन्सेप्ट को आगे रखना चाहते हैं जनता के सामने, क्योंकि सामाजिक न्याय की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी हमेशा से ही सामाजिक न्याय की बात करी है और वास्तविक रूप में की है। ये हम उसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं चलाते। आपने कहा सामाजिक न्याय, तो आप एक चीज बताइए राखी जी, मैंने फिर पहले ही उस वक्तव्य को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके अंदर में क्या ये चल रहा था क्योंकि आपने कहा इस देश के अंदर में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आप क्या मंशा, आप किस मंशा के साथ इसको आप कह रहे थे? आप क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या राहुल गांधी जी की क्या मंशा थी, ये बताने का प्रयास करेंगे? दूसरी बात ये, क्योंकि आप जातिगत जनगणना की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जिज्ञासा भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास जब जातिगत जनगणना की कोई लिस्ट या फॉर्म आएगा तो राहुल गांधी जी किस जाति में टिक लगाएंगे? क्योंकि आपने भी मोदी जी का जाति पूछा था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं भी पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी की जाति क्या होगी? हम लोगों को जिज्ञासा है, इस देश की जनता को जिज्ञासा है। चलिए जी राखी, मुझे लगता है जातिगत जनगणना की बात है, लेकिन व्यक्तिगत ठीक है, क्योंकि बातें आई हैं तो इस वक्त आपका सवाल जायज़ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से तो कोई जातिगत जनगणना की बात हो नहीं रही है। यदि पॉजिटिव वे में यदि सब लोग चाह रहे हैं इसको होना चाहिए, सभी लोग चाह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए या क्या कब परेशानियां आएंगी उन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राजनीति करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझ रही हूँ, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इलेक्शन है, होगा, फायदा होगा, राज्य में जब इलेक्शंस होंगे तो उनको फायदा होगा, सारी क्लियरिटीज मिलेंगी, वोट बैंक अपने अपने जमावट करके ही रखी है, तो ये तो है, ये तो राजनीति है ही। ठीक है राजेश जी अपनी बात रखिएगा, कई सवाल वहां से उठकर आए, बस थोड़ा सा जल्दी से बोलिएगा क्योंकि प्रमोद जी भी जुड़ गए और उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। देखिए, मैं सुन रहा था मिश्रा जी को, हमें लग रहा है कि ये हतप्रभ भाषा जो प्रयोग ये कर रहे हैं और इतने अच्छे से स्वस्थ परंपरा के साथ
आपके एंकरशिप में यह डिबेट चल रही है उसको ये अनावश्यक मोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको इस बात को समझना चाहिए कि क्या पंडित नेहरू के परिवार को अपनी जात की इनसे जानकारी लेनी है? जो ये स्वतः कुछ जो है ये आरएसएस के लोग हैं और इनकी मदर पेरेंट्स बॉडी आरएसएस है, जो जात विहीन समाज की पोषक है, जिसका सपना है कि जब उसका संपूर्ण शासन होगा इस देश में तो वह जात विहीन समाज की स्थापना करेगी। जबकि राहुल गांधी जी का यह मानना है और यह एक वास्तविक सच है कि भारतीय समाज जो है वह वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था पर आधारित समाज का देश है और हमें अपने प्राच्य पर, अपने प्राचीनता पर गर्व है कि हम भारतीय समाज के लोग अनेकता में एकता के साथ चलने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले और भारतीय समाज के लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जो अभी तक ये बहुसंख्यकवाद की बात बार बार कर रहे थे, वो बहुसंख्यकवाद इनके अतिरेकवाद या कट्टरवाद की बात के लिए कहीं स्थान नहीं है। वह उनका जो कहीं कट्टरता पैदा करता हो और केवल सत्ता हासिल करने के लिए जो है केवल बहुसंख्यकवाद की बात करता हो और जब भागीदारी देना हो, सम्मान देना हो, हलवा खाना हो, हलवा से मनी करना हो तो 90% लोगों की आबादी वहां गायब रहे, तो उसके खिलाफ हमारी मुहिम है। और सामाजिक न्याय की मुहिम जो 21वीं सदी में आज राहुल गांधी जी जो कि देश की एक आवश्यकता है उसको लेकर के चले हैं, उस आवश्यकता को ये मुहिम को जो राहुल गांधी जी ने छेड़ा है, जनता के बीच में लेके निकले हैं, उसको हम पूरा करके रहेंगे। और योगी जी अगर इससे, ये मोदी जी अगर इससे विमुख होंगे तो जो प्रधानमंत्री आएगा उससे हम करेंगे और करवाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है और इसलिए यह हतप्रभ होकर के विषय को विषयांतर न करें। जो इनका सपना है ये राजेश जी, राहुल जी, ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। रमाकांत जी 1 मिनट रुके, काफी देर से आप कुछ कह रहे थे लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी आपकी आवाज। जगनारायण जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया इसलिए ये तमाम चीजें सफल हो पाई बिहार में? पहली बात जो कही गई है। दूसरी चीज ये कि वो उसके विरोधी नहीं है, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि हामी भी नहीं हो रही है और कब होगा इसका कोई डिक्लेरेशन भी नहीं हो रहा है। ये होगा कि नहीं होगा? और आपने तो कह दिया कि होना चाहिए, लेकिन इस इलेक्शन तक कोई ऐसी लाइन आपको दिखती है? और आप लोग तो सहयोगी है, समझाइए ना। देखिए राखी जी, हम लोग समय परिस्थिति के अनुसार समझाते हैं और आपको याद है कि लालू जी ने कहा कि बिहार में मेरे लाश पर झारखंड बटेगा, लेकिन स्वयं बांट दिए। तो राजनीति में चूंकि हम अलग पार्टी हैं, हमारी विचारधारा भी अलग है और विचारधारा की बात कांग्रेस और भाजपा करेंगे, हम ही लोग विचारधारा वाले लोग हैं। और इनको पता है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी तो सारे विचारधारा के बड़े बड़े नेतृत्व के लोग हमारे साथ थे। इनके पास एक नेहरू थे और हम लोग तो एक परिस्थिति के अनुसार जो आर्थिक नीतियां लागू हुई देश में, तो ये आत्मसंयम का अभाव होने लगा। जो आर्थिक नीति है उसका परिणाम है, हम बार बार बोलते हैं कि रेकलेस मार्केट और ओवर बियरिंग गवर्नमेंट अभी दुनिया में चल रही है। राखी जी, रेकलेस माने लापरवाह बाजार और ओवर बियरिंग गवर्नमेंट मतलब कि रोबदार सरकार। अब देखिएगा कि बाजार में नियंत्रण का साधन दुनिया में खत्म हो रहा है, बाजार पर कोई मार्केट पर नियंत्रण नहीं है। दूसरी चीज कि सरकार अपने को प्रोडक्शन से अलग कर रही है, सब कॉरपोरेट के हाथ में जा रहा है। तो जब कॉरपोरेट के हाथ में सरकार सारा चीज उत्पादन जा रहा है तो ये ओवर बियरिंग गवर्नमेंट है। जैसे गांव में, आप यदि गांव में रही होंगी तो देखिएगा कि गांव का मजबूत आदमी यदि खोमचा वाला आता है तो उससे 1-8 किलो जबरदस्ती तहसील लेता है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उस इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट है कि रेकलेस मार्केट, ओवर बियरिंग गवर्नमेंट है। इससे जान लीजिए कि दुनिया के अंदर फ्रांस बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल देश था, बड़े बड़े दार्शनिक पैदा हो गए, रेडियो में आग लग रहा है
तो जो आर्थिक नीतियां हैं उसका परिणाम है, जिसको दुबे जी की सरकार ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया और मिश्रा जी इसको तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उसका भी परिणाम है कि हिंसा, इंसर्जेंसी और ये टेररिज्म ये समाज में बढ़ रहा है। इसके कारण है इनइक्वालिटी। पहले गरीबी पर, पॉवर्टी पर बात थी, आज देश दुनिया में इनइक्वालिटी पर बहस हो रही है। हम कहना चाहते हैं कि मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, हाँ भी नहीं कर रहे हैं, ना भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनको समय आएगा तो समझा के करा लेंगे। बिहार में कराए हैं तो हमको उम्मीद है कि देश में भी ये लोग समझ जाएंगे और समझते भी हैं। मिश्रा जी की पार्टी कांग्रेस से तो बहुत बेहतर विकल्प दिया है। पहला देखिए कि लगातार 2 दलित को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया और कांग्रेस 40 साल में एक KR नारायणन को बनाया। तो लगातार मिश्रा जी की पार्टी, हमारी पार्टी की आत्मा को समझ करके 2 दलित राष्ट्रपति बनाया, एक आदिवासी को, एक उसको। उड़ीसा में एक खास सोशल ग्रुप का 70 साल तक वहां पर 75 साल तक राज रहा। वहां के भी भाजपा ने सोशल ग्रुप को समझ लिया, इस आंदोलन की ताकत को समझ करके देखिए आज आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया उड़ीसा में। और देखिए मध्य प्रदेश का सुन लीजिए एक लाइन, मध्य प्रदेश में दिगी राजा, सिंधिया राजा, ये फैमिली, वो राजा फैमिली, कांग्रेस के लोग आते थे। बीजेपी हमारे आंदोलन को समझती है और वहां पर एक शिवराज चौहान को ला दिया, 15 साल छाती पर बैठा है गरीब आदमी को, आज मोहन यादव को बैठा दिया है। तो ये मिश्रा जी हमारी बात समझ लेंगे, थोड़ा इनको समय लगता है क्योंकि इनका मामला दूसरा है। इनको हिंदू भी गोल बंद करना है, सत्ता में भी रहना है, सामाजिक न्याय के साथ भी जुड़े रहना है। रमाकांत जी, ये सहयोगी हैं कि विरोधी हैं? ये खतरे की घंटी है। कांग्रेसी लोगों को समझाना कठिन काम है। इन लोगों को कुछ औकात नहीं रहेगा और टांग उठा देंगे। ठीक है जगनारायण जी, 1 मिनट हमारे आरक्षण का जातीय गणना के बहुत विरोधी है। ममता बनर्जी बोलती है बॉम्बे की मीटिंग में कि हम जाति गणना के पक्ष में नहीं है, तो हम लोग इंडिया के साथ नहीं है। और बीजेपी के लोग तो भाई बीच बीच में अपना कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग की बात ये लोग मान भी लेते हैं। हम प्रयास करेंगे, नीतीश जी हमारे ऐसे नेता हैं कि उसको प्रयास करके हम लोग इन लोगों को तैयार करके इस देश में जाति जनगणना कराएंगे। जगनारायण जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही को इनकी अहम बैठक में जाके ऐसे ही बयान देना पड़ेगा, तब जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये सीधी सीधी खतरे की घंटी है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी, आवाज पहुंच रही हो तो अपनी बात रखिएगा प्लीज जल्दी से। चलिए प्रमोद जी, दारा सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ। दारा सिंह जी अपनी बात रखिएगा, कोई सवाल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि समय हो गया है, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात अभी मैंने सबकी प्रक्रिया सुनी और जाति जनगणना की मांग को लेकर कोई सहमत भी हो जाता है, मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आरोप लगाती है, पिछले 3 दशक से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी से आते हैं, नकली ओबीसी। मैं ये कहता हूं कि ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक राष्ट्र की बात करते हैं, सामाजिक देश की बात करते हैं, उसी समाज में ये सबका बंटवारा करते हैं। इनका जब चुनाव आता है तब ये अपना जाति को लेकर भाई बंधु सब बना लेते हैं। इन्होंने क्या किया, अभी आपने देखा होगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने क्या किया, मोदी जी स्वयं गए, किसी और को निमंत्रण नहीं दिया। राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद देश के अंदर होता है, जो सम्मानित किया जाता है, जब देश में कहीं विदेशों में जाया जाता है तो राष्ट्रपति भारत को नाम लेकर ही वहां पर संबोधित किया जाता है। उन लोगों को अपमानित करने का काम किया, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और इनके कई नेताओं ने बयान भी दिया था लोकसभा चुनाव के पहले कि आप 400 पार करा दीजिए और हम संविधान को बदल देंगे। तो आप सोच लीजिए, जो देश का संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की खुल की बात किया हो तो वो ऐसे नहीं करेगा। उसके ऊपर जानते हो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का हाथ था। अब आते हैं, अभी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, 1 मिनट लेके रखिए, हमको तो टाइम भी नहीं मिला। आप बता दीजिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में आज 6 दिन से पूरी घटनाएं हो रही हैं। फर्रुखाबाद से 2 बेटियों की लाश लटकी हुई मिली, मैनपुरी से आज 2 बेटियों की लापता होने की बात मिली। अब आप देख लीजिए कि कल एक गोली चली। ये ना कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हैं, न सत्ता संभाल पा रहे हैं, इनको कुर्सी पे भी बैठना है और देश का काम भी नहीं करना है। ये पूरी तरह वैसे हो गए हैं कि जैसे कि आप इनको
डमरू बजाने वाला काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। और मिश्रा जी, आपको एक चीज बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के साथ भी रही जब देश के ऊपर गुलामी थी, और आज भी आप लोग वही वाला काम कर रहे हो जो कल करते थे। आप सबकी आवाज दबाने का काम करते हैं, आप यूनिवर्सिटी से ओबीसी एसटी के प्रोफेसर को हटाने का काम करते हैं, आप जो है आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। तो आप कहां से राष्ट्र हिंदू बनाना चाह रहे हैं? किसको तोड़ना चाह रहे हो? किस देश को बनाना चाह रहे हो? और एक चीज साफ साफ बता दूं, आरएसएस पर जिस तरह से पहले बैन लगा था, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा देश से, उस दिन समाजवादी पार्टी सबसे पहले अग्निवीर खत्म करेगा, फिर जाति जनगणना कराएगा। चलिए, मैं रोकूंगी दारा सिंह जी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए राखी जी, जो मसला है जाति जनगणना का, ये बड़ा ही एक तरह से धीरे धीरे अब ये जोर पकड़ते जा रहा है। और जहाँ तक इनके सहयोगी दल हैं, उनकी भी मांग है, चाहे चिराग पासवान जी की हो या नीतीश कुमार जी की हो। जहाँ तक हमारा मानना है, और विपक्ष तो लगातार इसकी मांग कर ही रहा है, तो आने वाले समय में ये मामला जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो एक तरह से अभी अमित शाह जी ने कहा भी कि समय आने पर हम इसका जो है इसको क्या इसका एजेंडा जो भी होगा और उसको लागू करेंगे, या सारी बातें उन लोगों ने जो किया। हमें लगता है कि ये समय आएगा, जातीय जनगणना लगता है कि अगली जनगणना जब होगी तो उसमें एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा होगा, और शायद सरकार भी इस बात के लिए मजबूर होगी कि इस जनगणना को कराए। अब सवाल ये उठता है कि इनके सहयोगी दल, देखिए आज की डेट में पूर्ण बहुमत तो नहीं है, मतलब पूर्ण बहुमत एक पर्टिकुलर पार्टी का, जो पहले दोनों चुनाव में था, भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें मिली हुई थी। अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड और जो है टीडीपी इनके सहयोग से चल रही है, इसके बाद रामविलास पासवान जी उनके साथ है। अगर सहयोगी दल बनाने में सफल हो जाएंगे, या सहयोगी दल की बात मानने में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार सफल हो जाएगी, तो इस जनगणना का हमको लगता है कि कहीं कहीं आने वाले समय में इसको जरूर जनगणना के साथ ये कराने का प्रयास किया जाएगा। और शायद यही है कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तमाम चीज़ें हैं, उस पर भी इनको, जो पिछड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस तरह की बात आएगी सामने। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय भी हो गया है, ये होगा कि नहीं वो आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय जो गंभीर बड़ा विषय है, ये होगी कि नहीं होगी, बाकी सब लोग एक तरफ हैं, सब चाहते हैं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। अब यदि उनको मनाने में वाकई सफल होते हैं उनके घटक दल, उनके सहयोगी, तो जाहिर तौर पर ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।